हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस रीडिफाइंड पर। आज हम आपको बंगाल विजय के बारे में बताएंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बंगाल विजय अंग्रेजों द्वारा बंगाल विजय पर आधारित है। ये तो अंग्रेजों ने आखिर बंगाल को किस प्रकार से विजय प्राप्त कर लिया और कैसे वह धीरे धीरे करके पूरे इंडिया पर आ गया, तो उसमें सबसे पहला कड़ी था बंगाल का विजय। तो पूरे इंडिया पर जो इतने वर्षों तक अंग्रेजों ने शासन किया, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? बंगाल का विजय। बंगाल उस समय मुगल काल में ही बंगाल भारत का सबसे समृद्ध राज्य था और धीरे धीरे करके वहां का समृद्धि बढ़ता ही जा रहा था। तो 1707 ईस्वी में औरंगजेब के मृत्यु के बाद, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल में भी जो है राजनीतिक माहौल में परिवर्तन आने लगा। जो वहां का गवर्नर थे अजीमुस्तान, उनके जाने के बाद वहां पर मुर्शिद कुली खान को बनाया गया था गवर्नर। और मुर्शिद कुली खान ने 1717 ईस्वी में अपनी स्वतंत्रता का घोषणा कर दिया। ऐसे नाम मात्र के लिए वह जो है मुगलों को दरबार में जैसे फर्रुखसियर को या मतलब कुछ दे भेज देता था कभी कभार, कोई टैक्स के रूप में, दान के रूप में, लेकिन आंतरिक रूप से और ऐसे भी पूरा स्वतंत्र हो गया था। ठीक है। तो मुर्शिद कुली खान काफी दूरदर्शी शासक थे और उस समय में जो है उन्होंने काफी अच्छा नियंत्रण अपना बना के रखा हुआ था। बाद में उनके वंशजों ने कुछ दिन काम किया 1740 तक, और 1740 में मतलब इनके बाद एक बना था सुजाउद्दौला, कुछ दिन रहा, और फिर सरफराज खान, जो सुजाउद्दौला 1727 से 1739 तक गवर्नर रहे, सूबेदार, और 39 से 40 तक रहे सरफराज खान। सरफराज खान को मारकर अलीवर्दी खान जो उस समय पटना का जो है उप सेनापति सूबेदार था, उन्होंने जो है उसको पराजित करके मार दिया और अपने आप को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। अलीवर्दी खान ने मुगलों से, जो उस समय मुगल राजा थे शाह आलम, उनसे इसने अपना एक ये भी कर लिया था, एक वहां से भी ले लिया था एक पत्र, वो लिया जाने का उसमें परंपरा था, वो ले लिया था कि मैं नवाब बन गया हूँ बंगाल का। ठीक है। तो बंगाल के नवाबी को मुगलों से भी उसने पुष्टि प्राप्त कर लिया। उसने कुछ नजराना पैसा भेज, तो वो एक ही बार भेजा, उसके बाद फिर भेजा भी नहीं पैसा इसने। ठीक है। अलीवर्दी खान अपने जब राजा बना तो उसके बाद उसका ज्यादातर समय मराठों के साथ युद्ध में बीत गया। जैसा कि आपको पता होगा कि उस समय मराठे काफी मजबूत थे। बाजीराव आपको पता होगा 1720 से 40 तक वो ये रहे थे। उससे पहले बालाजी विश्वनाथ, फिर उनके बाद बालाजी बाजीराव 1740 से 1770, सब काफी मजबूत पेशवा थे और उस समय मराठे एक्सपेंशन कर रहे थे पूरे इंडिया में। तो अलीवर्दी खान को का ज्यादातर समय मराठों के साथ युद्ध में ही और उससे कैसे बच्चे इसी में निकल गया, और इसी के कारण अंग्रेजों को जो है बढ़ने का मौका मिल गया। तो ये था बंगाल का राजनीतिक स्थिति। अलीवर्दी खान की 1756 में मृत्यु हो गई और अलीवर्दी खान को कोई बेटा नहीं था। तो ऐसे में उनकी 3 पुत्रियां थी। सबसे बड़ी वाली थी घसीटी बेगम, ठीक है, और सबसे छोटी वाली जो पुत्री थी तीसरी, उसका बेटा सिराजुद्दौला को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, जिसके कारण बाकी जो 2 पुत्रियां थी उनके पति और बेटे लोग नाराज हो गए। ठीक है। तो तीसरी बेटी का बेटा मतलब नाती, अलीवर्दी खान का नाती थे सिराजुद्दौला, और जब इनको राजा बनाया गया तो काफी कम उम्र के थे, टीनेजर थे, 18-19 साल के ये थे। ठीक है। तो इनको उतना दूरदर्शिता भी नहीं था, लेकिन फिर भी अलीवर्दी खान इनको काफी समझा बुझा दिए हुए थे पहले से ही कि अंग्रेजों से सावधान रहने के लिए। लेकिन उस समय स्थिति ये थी कि सिराजुद्दौला को चारों तरफ से लोग घेरे हुआ था, जैसे कि उसके अपने घर में ही काफी लड़ाई था, जैसा कि अभी बताया हमने, और जो दूसरे भी लोग थे वो सब का भी नजर था। तो अब हम देखते हैं कि अंग्रेज क्या कर रहे थे उस समय। अंग्रेज जो है
1651 ईस्वी में सबसे पहले हुगली में, मतलब बंगाल की बात कर रहे हैं हम, बंगाल में हुगली में सबसे पहली फैक्ट्री 1651 में अंग्रेजों ने स्थापित की थी। और उसके बाद जो है धीरे धीरे वहां उन्होंने अपना एक्सपेंशन शुरू किया। ठीक है, तो उस एक्सपेंशन के क्रम में उन्होंने 3 गांव सुल्तानाती, कालीकाता और गोविंदपुर की जमींदारी प्राप्त कर ली थी, मतलब उसको खरीद लिया था। और खरीद करके वहां उन्होंने एक नगर बसाया जिसे अब कलकत्ता कहा जाता था। और वहां पर एक फोर्ट विलियम की स्थापना जो है करना शुरू किया था। तो 1700 के आसपास में फोर्ट विलियम भी बन गया था। ठीक है, बाद में 1757 के बाद फोर्ट विलियम को और विस्तार किया गया। तो फोर्ट विलियम वहां पर अंग्रेजों का जो है अपना ये था। इस समय क्या हुआ कि आपको हमारा वीडियो आप देखेंगे, कर्नाटक युद्ध का हमने वीडियो बनाया है। कर्नाटक युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा जा रहा था। ठीक है, तो 1756 से 63 में आपको तीसरा कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। और 1756 से 63 में यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध भी प्रारंभ हुआ था। मतलब जब भी अंग्रेज और फ्रांसीसी यूरोप में लड़ते थे तो यहां भी लड़ने लगते थे। तो इसी क्रम में 1756 से 63 के बीच में सप्तवर्षीय युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में यूरोप में आरंभ हुआ। और इसी क्रम में वो साउथ इंडिया में भी और नॉर्थ इंडिया में भी, ईस्ट इंडिया में, हर जगह जहां भी वो थे लड़ने लगे। तो यहाँ पर बंगाल में भी हुआ कि भाई लड़ाई होगा फ्रांसीसियों से। तो दोनों अपना अपना किलेबंदी करने लगा। किलेबंदी का मतलब होता है कि किला पर परकटे चढ़ा देना, तोप ये सब सजा देना। तो इस प्रकार से उसके बाद खाई वाई जो है चारों तरफ ये सब करने लगा। तो सिराजुद्दौला जो है नया नया नवाब बना था 1756 में ही। तो इसने कहा कि नहीं, ये सब नहीं चलेगा भाई, राज्य तो हमारा है, तुम लोग आपस में लड़ोगे, हम तो है ही रक्षा करने के लिए, कोई किसी का आक्रमण करेगा तो नहीं करने देंगे, तो रोको ये सब। तो रोको बोला तो फ्रांसीसियों ने तो अपना किलेबंदी रोक दिया, लेकिन अंग्रेजों ने नहीं रोका। अंग्रेज अपना किलेबंदी करते ही रहा। ठीक है, तो अंग्रेज अपना किलाबंदी करके तोप सजा लिया, ये सब काम करने लगा। तो ये स्थिति था अंग्रेजों का। उसके बाद जो है अंग्रेज जो है क्या करते थे कि अंग्रेज को मिला हुआ था एक दस्तक। 1717 ईस्वी में जो है फारूक सियर का जो है इलाज डॉक्टर हैमिल्टन, उसका पीछे में नहीं बोलने वाले जगह पर कुछ हो गया था, बीमारी, घाव हो गया था, उसको ठीक किया था डॉक्टर हैमिल्टन ने। और इसके कारण क्या है कि उन्होंने एक फरमान दे दिया था। अब मैंने वीडियो बनाया हुआ है, देखिएगा। तो उस फरमान के से क्या हुआ कि अंग्रेजों को जो है मिल गया इस प्रकार का फरमान, जिसमें कि आंतरिक 3000 रुपया देकर बंगाल में कितना भी व्यापार कीजिए चुंगी फ्री। तो 3000 वार्षिक देने के कारण उनका चुंगी फ्री हो गया था। तो इन लोगों ने क्या किया था कि वो जो चुंगी फ्री था, ईस्ट इंडिया कंपनी को तो था ही, वो अपने कर्मचारियों को भी दे देता था, उसको भी फ्री। यूरोपियन सबको भी दे देता था, उसको भी फ्री। देसी वाला सबको भी दे देता था। जैसे आपका 10 रुपया टैक्स अगर बन रहा है तो बोलेगा कि अरे तुमको 10 रुपया टैक्स लगेगा ये कपड़ा खरीदने पर, तो तुम ऐसा करो कि तुम हमको 5 रुपया दे दो, हम तुमको ये दस्तक दे देते हैं। और इस प्रकार से वो दस्तक का दुरुपयोग करने लगा था। तो दस्तक के दुरुपयोग के कारण क्या है कि जो देसी लोग थे, जो विदेशी लोग तो जो है फ्री में कर ही रहे थे ट्रेड, देसी वाले भी कर रहे थे, जिसके कारण सरकार को पैसे नहीं मिल रहा था, आर्थिक स्थिति कमजोर हो रहा था नवाब को, जिसके कारण वो सेना भी अच्छा से नहीं रख पाता था, हर चीज में प्रॉब्लम हो रहा था। तो ये भी एक कारण था अंग्रेजों पर लगाम कसने का। तो अब क्या हुआ कि सिराजुद्दौला ने क्या किया, ये देखा कि तो बात नहीं माना मेरा, तो उसने आक्रमण कर दिया। तो आक्रमण करने के कारण सिराजुद्दौला सबसे पहले कासिम बाजार पर आक्रमण किया। तो अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हुआ। सिराजुद्दौला ने सबसे पहले कहा किया आक्रमण, कासिम बाजार में। कासिम बाजार को जीत लिया 1856 में ही, जून में आक्रमण शुरू किया था उसने। तो सबसे पहले कासिम बाजार को जीत लिया। कासिम बाजार को जीत कर उसके बाद कलकत्ता की ओर बढ़ा और कलकत्ता में जाकर के
उसने फोर्ट विलियम को कब्जा कर लिया। जो वहां अंग्रेज थे वो सब भाग गए और बाकी सरेंडर कर दिए अपना। इस प्रकार से कलकत्ता पर हो गया अंग्रेजों का कब्जा। कलकत्ता पर अंग्रेजों के कब्जा के क्रम में एक घटना का जिक्र आता है, ये जिसे ब्लैक होल की घटना कहते हैं। यह हुआ था 20 जून 1856 को। इसके बारे में हॉलवेल नाम के एक अंग्रेज ने जो है इसका जिक्र किया है, और हॉलवेल ने बताया था कि एक 18 बाई 14 फीट बाई 18 फीट 14 गुना 18 के छोटी सी कोठरी में 146 लोगों को रख दिया गया। अभी इस 146 लोग में से मात्र 22 या 23 लोग जिंदा रहे। ठीक है, उस जिंदा रहने वाला में एक हॉलवेल भी था। लेकिन इस घटना के बारे में इतिहासकारों में मतभेद है। बाकी इतिहासकार, इंडियन इतिहासकार का कहना है कि इस प्रकार का कोई घटना हुआ नहीं था। लेकिन वो अपना जो सिराजुद्दौला के विरुद्ध ने जो अंग्रेजों ने षड्यंत्र किया था उसको जस्टिफाई करने के लिए इन लोगों ने ये कल्पना वाला एक घटना, एक ब्लैक होल का, लेकिन परीक्षा में पूछा जाता है तो पूछा जाएगा कि ब्लैक होल का घटना किसने बताया है, तो आंसर होगा हॉलवेल। या कब हुई मानी जाती है, तो 20 जून 1856। ठीक है, तो ब्लैक होल के घटना को भी माना जाता है, जो बाद में अंग्रेजों ने षड्यंत्र किया उसके लिए कहा जाता है अंग्रेजों के द्वारा कि वो लोग ब्लैक होल किया था। 146 लोगों को एक छोटी सी कोठरी में जून के गर्मी में डाल दिया था, जिसके कारण प्यास के मारे और गला सूख करके लोग मर गए। ठीक है, तो उसके अंदर बंद कर दिया था, बाद में खोला तो ज्यादा लोग दम घुटने से मर चुका था। इस घटना को ब्लैक होल की घटना कहा जाता है। यहां पर कलकत्ता जीतने के बाद क्या किया अंग्रेजों ने, ये सम्राट ने, मतलब कि नवाब ने क्या किया कि कलकत्ता को जीतने के बाद एक सेठ था वहां, मानिक चंद, जिसे जगत सेठ भी कहा जाता है। मानिक चंद के हाथों में उसको सौंप दिया, बोला कि इसको फोर्ट विलियम का तुम देखभाल करो। ठीक है, हमारे तरफ से, नवाब के तरफ से। और नवाब ने कलकत्ता का नाम बदल कर रख दिया अलीनगर। अलीनगर नाम रखा, अपने नाना जो अलीवर्दी खां थे, अलीवर्दी खां के नाम पर कलकत्ता का नाम रख दिया अलीनगर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अलीनगर नाम किसके नाम पर रखा था, तो अलीवर्दी खां के नाम पर। ठीक है, अपने नाना के याद में कलकत्ता का नाम बदल के अलीनगर कर दिया। अब ये खबर जब कलकत्ता का ये पहुंचा वहां मद्रास में जो गवर्नर थे उन्होंने क्लाइव के नेतृत्व में, अब रॉबर्ट क्लाइव का एंट्री होगा, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में एक सेना जो साउथ इंडिया में था, वो कर्नाटक में, मतलब मद्रास में, वो वहां पर वो लड़ाई लड़ने के लिए था फ्रांसीसियों के साथ। उस सेना को बोला कि नहीं वहां बाद में लड़ाई करेंगे, पहले भेजा जाए, इसको बंगाल में जरूरत है, क्योंकि अब फोर्ट विलियम गायब हो गया है। तो क्लाइव सेना लेकर आता है। सेठ मानिक चंद जो वहां था वो अंग्रेजों से पहले मिला हुआ था, जगत सेठ। वो घूस लेकर के अंग्रेजों को कलकत्ता दे देता है, और वो सेना के सहायता से वो पहले कलकत्ता, काशिम बाजार, अपना जो भी इलाका था वो सब अंग्रेज जीत लेता है। इसके बाद अंग्रेज जो है नवाब को एक संधि करने के लिए बाध्य करता है क्लाइव, जिस पर क्लाइव और सिराजुद्दौला साइन करते हैं। इसका नाम है अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि हुई थी 9 फरवरी 1757 को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट संधि है। अलीनगर की संधि नवाब के लिए बहुत ही अपमानजनक संधि थी, लेकिन वो आखिर ऐसा क्यों किया? आखिर सिराजुद्दौला तो कोई युद्ध में हारा भी नहीं था, तो वो क्यों मान लिया अलीनगर की संधि? अलीनगर की संधि मानने का मेन कारण यह था कि सिराजुद्दौला को कहीं न कहीं ये पता था कि उसके जो अपने ही लोग हैं वो इसको विरुद्ध हो गए हुए हैं। दूसरा यह था कि अंग्रेजों को साउथ इंडिया से सहायता आ गया था, उसका एक जल सेना करके एक ये आ गया था, तो मतलब सपोर्ट आ गया था। तो ये सब देख करके सिराजुद्दौला समझ गया कि अंग्रेजों को बाहर से सपोर्ट है। और दूसरा ये है कि वो जानता था कि ये तो सिर्फ कलकत्ता में रहता है, तो इसको दे दो कलकत्ता, अच्छा है। युद्ध के हरजाना के रूप में कुछ रुपया भी दे दो, अपना वहीं पर रहेगा, अपना पड़ा रहेगा। लेकिन सिराजुद्दौला यहाँ पर भूल कर गया। उसको ये समझ में नहीं आया कि अंग्रेज एक्चुअल में यहाँ शासन करने लगेगा।
इतना दिमाग उसको नहीं था, क्योंकि वो कम उम्र का था, उतना ज्यादा जो है दूरदर्शी नहीं था। ठीक है, तो अलीनगर की संधि में अंग्रेजों को जो है पुराने सारे अधिकार मिल गए, उसको जो दस्तक फस्तक जो दुरुपयोग कर रहा था वो सब मिल गया फिर से, और फिर से अपना करने लगा। उसको कलकत्ता का किलेबंदी का भी इजाजत मिल गया, वो अपना खूब खाई चौड़ा करके और तोप सब लगा लिया कस के। उसके बाद उसने क्या किया कि चंद्रनगर पर आक्रमण कर दिया। चंद्रनगर एक फ्रांसीसी बस्ती थी, फ्रांसीसियों से तो इसका लड़ाई चल ही रहा था, शतवर्षीय युद्ध। तो चंद्रनगर पर कब्जा कर लिया। चंद्रनगर पर जब कब्जा किया तभी सिराजुद्दौला देखता रहा बेचारा। उसको उस समय अगर थोड़ा भी अक्ल रहता तो वो जाकर के फ्रांसीसियों का मदद कर सकता था, क्योंकि फ्रांसीसियों ने नवाब के कहने पर ही अपना किलाबंदी नहीं किया था। तो इसका फर्ज था सिराजुद्दौला की कि वो फ्रांसीसियों का मदद करे चंद्रनगर में, लेकिन सिराजुद्दौला देखता रहा। एक्चुअल में क्या हुआ था कि उसका जो मेन जो उसके आदमी थे वो सब अंग्रेजों से मिल गए थे। उसमें सबसे मेन नाम था मीर जाफर, उसका सेनापति। मीर जाफर जो है खुद नवाब बनना चाहता था और उसका क्लाइव से बात हो चुका था। ठीक है, तो सबसे पहले तो फरवरी में ही बात कर लिया था इसने क्लाइव से। बाद में फिर जून में जो संधि था गुप्त संधि, उसको फिर से जो है रिवाइव किया। अमीन चंद एक व्यापारी था, सिख व्यापारी, वो कलकत्ता में रहता था, पहले पटना में था फिर कलकत्ता में रहने लगा था। ठीक है, तो ये अमीन चंद जो सिख व्यापारी था, इसका भी बहुत बड़ा रोल था इसमें। इसने भी, इसी ने जो है क्लाइव को मीर जाफर से मिलवा कर एक संधि करवाया जून 1757 में। ठीक है, गुप्त संधि जिसको बोला जाता था। इस संधि के तहत यह निर्णय लिया गया था कि सिराजुद्दौला को हम लोग हटा देंगे और उसके जगह पर मीर जाफर को अंग्रेजों द्वारा नवाब बनाया जाएगा, और वो बदले में कंपनी को इतना 1 करोड़, अंग्रेजों को 50 लाख, अमीन चंद को 30 लाख और अन्य व्यापारियों को 20 लाख, जो हिंदू व्यापारी और कलकत्ता में उनको 20 लाख, इस प्रकार से 2 करोड़ से ज्यादा रुपया देने का मीर जाफर द्वारा ये कर लिया गया था। इसके अलावा जो है वो अंग्रेजों को जो है कई जिले इलाके ये सब देना था। इसके बाद मीर जाफर कहीं भी अगर मान लिए जो मीर जाफर जब नवाब बन जाएगा तो उसको कहीं भी युद्ध वुद्ध करना होगा तो अंग्रेज उसके तरफ से युद्ध लड़ेंगे, और वो मीर जाफर के ही खर्चा पर, मतलब बंगाल के नवाब के खर्च पर अंग्रेज सेना रखाएगा। ये सब पहले ही संधि पत्र में लिखा गया था। मतलब ये ऐसा संधि था, गुप्त संधि। गुप्त संधि जो किया गया था मीर जाफर और अमीन चंद के बीच, इसमें जो है सारा संधि के शर्तें लिख दिया गया था। हाँ, सिर्फ एक जो प्रॉब्लम था कि अमीन चंद को जो 30 लाख रुपया दिलाना था, उसको क्या किया क्लाइव ने, उस पर जो है ये उसने उसका 2 कॉपी बनवाया। वो जो संधि बना था उसका 2 कॉपी बना। एक कॉपी में उसने वो 30 लाख वाला जिक्र किया और दूसरा में नहीं किया। तो जो गवर्नर था बंगाल का वाटसन, उसने सिर्फ उस संधि पर हस्ताक्षर किया जिसमें 30 लाख नहीं देने वाला था। इस प्रकार अमीन चंद से धोखा पर धोखा हो गया। मतलब अमीन चंद ने धोखा किया, लेकिन उसके बावजूद उसको जो है कुछ मिला नहीं एक्चुअली। बाद में ये इतना सदमा में चला गया युद्ध के बाद, प्लासी के युद्ध के बाद, सोच रहा था हमको 30 लाख मिलेगा, लेकिन उसको संधि पत्र ने दिखाया, देखो इसमें तो कहीं 30 लाख का जिक्र नहीं है। तो अमीन चंद बोला कि अरे मैं तो देखा था इसमें था 30 लाख। लेकिन बाद में इसके बारे में क्लाइव को जो है ब्रिटिश संसद में जो है जवाब देना पड़ा, और वहां पर क्लाइव ने अपना थेसिस दिया कि भाई हमको तो अंग्रेजियों का वहां पर बसाहत करना था, तो ये सब तो करना ही पड़ेगा, षड्यंत्र बड्यंत्र। तो बाद में संसद ने क्लाइव को छोड़ दिया। वो तो छोड़ना ही था, तो क्या अंग्रेज सब ऐसे ही कहता था मैं बहुत ईमानदार हूँ, हाँ वो कुछ नहीं। ठीक है, तो ये जो अमीन चंद सिंह व्यापारी थे और मीर जाफर और अंग्रेजों क्लाइव के बीच में एक गुप्त संधि हुआ था। ठीक है, ये कर्नल स्कॉट जो एक षड्यंत्रकारी था, ये भी अंग्रेज का षड्यंत्रकारी था। इसने जो है ये अपना जगत सेठ को पैसा तैसा देकर, और ये सब इस समय इसका भी रोल था, कर्नल स्कॉट का भी, ये भी बहुत बड़ा षड्यंत्रकारी था। षड्यंत्र रच के अंग्रेजों का ये कर रहा था। ठीक है, विस्तार क्लाइव का आदमी था।
और जगत सेठ बता ही दिए, मानिक चंद नाम का जगत सेठ। जगत सेठ एक्चुअली एक टाइटल था जो मुगलों के द्वारा जो है दिया गया था ये जगत सेठ फैमिली को। तो इस समय में मानिक चंद नाम का जगत सेठ था वहां पर कलकत्ता में, वो भी जो है अंग्रेजों से मिल गया हुआ था। ठीक है, तो कलकत्ता को जो है अंग्रेजों ने इसी मानिक चंद को देके गया था, मतलब ये नवाब ने, लेकिन बाद में घूस लेकर के क्लाइव को ये सौंप दिया कलकत्ता। तबे न कलकत्ता बिना युद्ध के हो गया फिर से। मतलब युद्ध क्लाइव को कुछ बहुत नहीं लड़ना पड़ा, वो षड्यंत्र करके पूरा अपना जीतते जा रहा था आराम से। तो इस प्रकार से, और ये जो मौसी थी घसीटी बेगम, इसका भी वही था। तो आंतरिक स्थिति बड़ी बहुत खराब था। तो पूर्णिया का नवाब था शौकत जंग, और ढाका में मौसी थी घसीटी बेगम। तो ये पहले तो इस शौकत जंग को जो है इसने हराया सिराजुद्दौला ने, बाद में घसीटी बेगम का जो है ये ले लिया, जागीर जागीर जो है सिराजुद्दौला ने ये कर लिया। इस प्रकार से अपना आंतरिक स्थिति सिराजुद्दौला मजबूत कर दिया। लेकिन घसीटी बेगम का जो दीवान था राज बल्लभ, उसने अपने रिश्तेदार कृष्ण वल्लभ को सारा गहना गुड़िया और जो भी ये था उसको ट्रेजरी लेकर के कलकत्ता में भेज दिया था। वो कलकत्ता में जाकर छुप गया था और अंग्रेज उसको शरण दे दिया था घूस लेके। तो नवाब का कहना था कि तुम वो सबको शरण मत दो, मतलब जो षड्यंत्रकारी लोग जितने थे नवाब के विरुद्ध, वो सबको कलकत्ते में जाके शरण मिलता था। ये सब कलकत्ते में जाकर के वहां पर षड्यंत्र करते थे। तो ये नवाब का कहना था कि उस सबको हमको छोड़ दो। इसी के कारण पहला बार जो है ये सब युद्ध जो हुआ उसका मूल में कारण वही सब था, और किलेबंदी कर रहा था अंग्रेज। ठीक है, और है प्लासी का युद्ध हुआ। इन्हीं सब कारणों से धीरे धीरे क्या हुआ कि इसका जो है अंग्रेजों ने कलकत्ता फिर से जीत लिया, चंद्र जगह नगर जीत लिया, कासिम बाजार जीत लिया। ये सब जीत लेने के बाद उसका महत्वाकांक्षा बढ़ गया क्लाइव का। वो सोचने लगा कि हम गवर्नर वहां जो नवाब है उसको बदल दे और मीर जाफर को बना दे, और वो उसको 2 करोड़ और कितना कितना रुपया देने का वादा भी कर लिया था। लाभ ही लाभ था। और सिराजुद्दौला युद्ध नहीं लड़ना चाहता था क्योंकि उसको पता था कि ये षड्यंत्र रचा जा रहा है मेरे विरुद्ध। लेकिन क्लाइव ने आक्रमण कर दिया। आक्रमण कर दिया तो मुर्शिदाबाद से पहले एक तलासी नाम का जगह है, वहां पर आम के बगीचे में एक छोटा सा झड़प हुआ था। 50,000 सैनिक था सिराजुद्दौला का। सिराजुद्दौला का कितना सैनिक था? 50,000। 50,000 और क्लाइव का सैनिक था 3200। मात्र 3200 सैनिक था क्लाइव का। लेकिन उसको पता था कि नवाब का जो मेन जो सेनापति है मीर जाफर, राय दुर्लभ, ये सब मिल गया हुआ था क्लाइव से। तो युद्ध हुआ। 22 जून को जो है सेनाएं आमने सामने हो गई और 23 जून को युद्ध लड़ा गया। युद्ध थोड़ा ही कुछ ही घंटे चला। इसमें क्या हुआ कि मीर मदान और मोहनलाल, ये 2 सेनापति जो था, ये तो युद्ध लड़ा, छोटा सा सेना इसके पास था। लेकिन जो मेन सेना मीर जाफर और राय दुर्लभ के पास था, वो उसने युद्ध नहीं लड़ा। सिराजुद्दौला को जैसे ही ये पता चला, वो युद्ध क्षेत्र छोड़ करके भाग गया। सेना में भगदड़ मच गया, हार गया ये लोग। उसके बाद वो भाग गया पटना। सिराजुद्दौला पटना की तरफ भागने लगा तो मीर जाफर का जो बेटा था मीरन, उसने उसको उधर पकड़ करके उसको मार दिया। इस प्रकार से सिराजुद्दौला खत्म हो गया। सिराजुद्दौला के बाद जो है संधि हो ही गया था। मीर जाफर से पहले ही मीर जाफर को नवाब बनाया गया। मीर जाफर ने जो है अपने अनुसार जो है अंग्रेजों को, कंपनी को 1 करोड़, अंग्रेजों को 50 लाख, जिसमें 20 लाख क्लाइव को, सबको पैसा मिला। 20 लाख रुपया क्लाइव को भी मिला। तो इस प्रकार से सबको पैसे मिले और बंगाल पर जो है ये लोग अपना शासन चालू कर दिया। तो ये मीर जाफर को नवाब बनाया गया। बाद में मीर जाफर के बाद मीर कासिम को नवाब बनाया गया। मीर कासिम भी बहुत सारा पैसा दिया। फिर मीर कासिम को सुधार करने लगा तो फिर अंग्रेज उसके विरुद्ध हो गया और फिर उसको हटाकर दोबारा मीर जाफर को नवाब बनाया 1763 में। और मीर कासिम जो है जाकर शाह आलम द्वितीय और जो अवध के नवाब सिराजुद्दौला है उनके साथ मिलकर के एक ट्रिपल अलायंस बनाया और अंग्रेजों के विरुद्ध बक्सर में एक निर्णायक लड़ाई लड़ी गई 1764 ईस्वी में। बक्सर के युद्ध में अंग्रेज जो है फाइनली जीत गए। फाइनली जीतने के बाद जो है
1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि की गई। 16 अगस्त और 12 अगस्त दो संधियां की गई। 12 अगस्त बंगाली सम्राट के साथ की गई, 16 अगस्त वाली जो है अवध के नवाब के साथ की गई। इस प्रकार से जो है अंग्रेजों का वर्चस्व हो गया। 1765 से द्वैत शासन बंगाल में चालू हुआ, जो 1772 में वारेन हेस्टिंग्स के समय तक रहा। तो ये सब जो घटनाएं हैं, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया उसके बाद, और वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और बाकी जो मद्रास और बम्बई ये सब प्रेसिडेंसी उसके अधीन कर दी गई। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद कंपनी पर जो है ब्रिटिश संसद का डायरेक्ट प्रभुत्व स्थापित हो गया, एक एक्ट बना दिया गया। ठीक है, तो उसके बाद फिर धीरे धीरे कैसे क्या हुआ है, तो हम लोग इस वक्त प्रवासी के युद्ध पर आज खत्म करते हैं आज की बात। इसके आगे जो है हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। तब तक के लिए जो है धन्यवाद। आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।